विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण देन, कार्ल मार्क्स के विचारों का महत्व, कार्ल मार्क्स के विचारों का औचित्य या कार्ल मार्क्स की क्या प्रासंगिकता है, इस संबंध में डिस्कस किया था। उसी क्रम में इस वीडियो में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं वो किस प्रकार आज में अप्रासंगिक हैं और किस प्रकार कार्ल मार्क्स के विचारों की आलोचना की जाती है। तो इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के विचारों की आलोचना के जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कार्ल मार्क्स अपनी प्रकृति तथा उद्देश्यों की दृष्टि से अपनी पूर्ववर्ती जो विचारधाराएं हैं उनसे एकदम भिन्न है। उन्होंने स्थापित विचारधाराओं एवं स्थापित वर्गीय हितों को गंभीर चुनौती दी और परंपरागत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक ढांचे में आधारभूत परिवर्तनों की अनिवार्यता पर क्रांतिकारी ढंग से बल दिया। अतः अपने जन्म से ही इसे व्यक्तिवादी, उदारवादी, अनुदारवादी, प्रत्ययवादी आदि सभी प्रचलित विचारधाराओं के उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन श्रमिक वर्ग और उससे सहानुभूति रखने वाले बुद्धिजीवियों और क्रांतिकारियों ने मार्क्स की विचारधारा में अपनी मुक्ति के दर्शन किए। इस प्रकार मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके आलोचक एवं समर्थक विश्व के प्रत्येक समाज में न केवल मौजूद हैं अपितु तो उनके विरोध एवं समर्थन में एक प्रकार का कट्टरवाद भी शामिल है। मार्क्स की यदि हम आलोचना की बात करें या कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं उनके यदि आलोचना की बात करें तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा की आलोचना व्यक्तिवादियों, उदारवादियों, प्रत्ययवादियों, अनुदारवादियों, चर्च के समर्थकों के साथ ही जो लोकतांत्रिक, समाजवादी और वामपंथी संशोधनवादी हैं आदि आधारों पर की है। इन विभिन्न आलोचनाओं में पर्याप्त अंतर्विरोध भी पाया जाता है, लेकिन व्यवहार में आलोचकों के इन विभिन्न दृष्टिकोणों का अलग अलग उल्लेखित संभव नहीं है। विभिन्न दृष्टिकोणों से की गई जो कार्ल मार्क्स की जो आलोचनाएं हैं उनका संक्षिप्त सार है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उसको कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत दिया था उसको आलोचक एक प्रकार से अमान्य सिद्ध करते हैं। मार्क्स ने बताने का प्रयास किया था कि सृष्टि का जो परम तत्व है वो पदार्थ है, लेकिन भौतिक शास्त्र के अनेक आधुनिक वैज्ञानिकों का इस प्रकार का मानना है कि पदार्थ का स्वयं में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए सृष्टि का परम तत्व है वो प्रत्यय ही है। वैज्ञानिकों में इस विषय पर भी काफ़ी मतभेद है कि सृष्टि का परम तत्व पदार्थ है या प्रत्यय। इस स्थिति में मार्क्स का जो समस्त भौतिकवाद और इस पर आधारित उनका जो चिंतन है वो एक प्रकार से संदेहास्पद बन जाता है। यदि हम यह मान लें कि सृष्टि का परम तत्व पदार्थ है तो भी मार्क्स के भौतिकवाद में एक गंभीर कमी हमें देखने को दिखलाई पड़ती है। वह ये तो बताते हैं कि पदार्थ गतिशील है और इसलिए सृष्टि में परिवर्तन होते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि स्वयं जो पदार्थ है उसमें गति क्यों होती है। मार्क्स ने सामाजिक जीवन की व्याख्या के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को अपनाया है, किंतु इस दृष्टि से इस सिद्धांत में अनेक प्रकार के दोष हैं। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मूल रूप से जड़ जगत का सिद्धांत है, जिसे सामाजिक जीवन की घटनाओं की व्याख्या के लिए सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि सामाजिक जीवन में घटनाएं प्रकृति यानी जड़ जगत के नियमों के अनुसार नहीं घटती। कैर्यू हंट ने कहा है कि मार्क्स का यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सत्य का अन्वेषण करने की यही एकमात्र पद्धति है। तो कहने का अर्थ ये है कि कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में ये बताने का प्रयास किया है कि सृष्टि का जो मूल जो है वो पदार्थ है, लेकिन ये बताने का प्रयास नहीं किया कि पदार्थ है तो पदार्थ में गति किस प्रकार होती है। तो ये एक प्रकार से थोड़ा विरोध कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दर्शन उसमें हमें देखने को मिलता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आलोचकों ने कार्ल मार्क्स के जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या या भौतिकवाद का सिद्धांत है उसकी भी आलोचना की है। मार्क्स की इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या है वो वास्तव में इतिहास की आर्थिक व्याख्या ही है। वह इतिहास की एक सामाजिक अवस्था से दूसरी सामाजिक अवस्था में परिवर्तन का जो मूल कारण है वो आर्थिक तत्व को मानते हैं।
लेकिन आलोचकों का मानना है कि इतिहास में परिवर्तन के पीछे आर्थिक तत्व के अलावा और भी अनेक तत्व हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा इतिहास में होने वाले परिवर्तनों के पीछे अनेक बार संयोग का तत्व भी प्रभावशाली होता है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने ये जो संयोग संबंधी जो तत्व है इसकी उपेक्षा करके आर्थिक जो तत्व है उसके ऊपर ही अधिक प्रभाव डाला है। मार्क्स की इतिहास की जो व्याख्या है उसका गंभीर दोष एक यह भी है कि उन्होंने इस व्याख्या द्वारा एक प्रकार के विकास के ऐतिहासिक नियतिवाद को प्रस्तुत किया है और ऐतिहासिक विकास के क्रम में मानव की चेतना, नैतिकता एवं मूल्यों की पूर्णतया उपेक्षा की है। मार्क्स का संपूर्ण विवरण इस अर्थ में भी अपूर्ण है कि वह ये तो बताता है कि जब उत्पादन के साधन और तकनीकों में परिवर्तन आता है तो उस समाज की अवस्था में भी परिवर्तन आता है, लेकिन यह नहीं बताता कि स्वयं उत्पादन के साधन व तकनीक में परिवर्तन या बदलाव क्यों होते हैं। मार्क्स ने अपनी इतिहास की व्याख्या को संपूर्ण विश्व के इतिहास की व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि उनकी ये जो व्याख्या है वो केवल पश्चिमी यूरोप से संबंध रखती है। वास्तव में संपूर्ण इतिहास का पूर्ण व सूक्ष्म अध्ययन करना संभव नहीं है और उसे किसी सैद्धांतिक सीमा व ढांचे में बांधना और भी कठिन है। कार्ल फ्रेडल के अनुसार इतिहास एक शाश्वत गति से बहने वाली धारा है जिसके प्रारंभ और अंत में कोई नहीं जानता। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है उसकी भी आलोचकों ने आलोचना की है। इतिहास के विकास में वर्गों के सहयोग और सामंजस्य का पर्याप्त महत्व रहा है, किंतु मार्क्स ने इस तथ्य की पूर्ण उपेक्षा करते हुए इतिहास के विकास में एकमात्र वर्ग संघर्ष की भूमिका को ही स्वीकारा है। उसकी वर्ग संबंधी जो अवधारणा है वो दोषपूर्ण है। उसने समस्त गैर आर्थिक वर्गों की उपेक्षा की है और केवल दो ही ऐसे वर्गों को मान्यता दी है जिनके हित परस्पर विरोधी हैं। आलोचकों का यह भी मानना है कि इन दो आर्थिक वर्गों यानी धनिक वर्ग और निर्धन वर्ग के अलावा समाज में एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग होता है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इस मध्यम वर्ग के अस्तित्व और उसकी भूमिका की पूर्णतया उपेक्षा की है। मार्क्स ये मानता है कि संघर्ष केवल विपरीत आर्थिक वर्गों में ही होता है, लेकिन वास्तव में प्रत्येक आर्थिक वर्ग में भी आंतरिक स्तर पर संघर्ष होता है। मार्क्स का यह मत सही नहीं है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का संबंध केवल पूंजीपति वर्ग से ही होता है और श्रमिकों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं होनी चाहिए। मार्क्स ये मानकर चलते हैं कि पूंजीपति वर्ग जो है कभी भी श्रमिकों के हितों की रक्षा में रुचि नहीं लेता और सदैव ही श्रमिकों का शोषण और उनके साथ अन्याय करता है, लेकिन व्यवहार में पूंजीवाद ने स्वयं को संशोधित किया है और श्रमिकों के कल्याण की योजनाओं को स्वीकारा है। इससे स्वयं श्रमिक वर्ग में पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष की भावना में शिथिलता आ गई है और मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का महत्व है वो भी घटा है। कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। मार्क्स द्वारा की गई पूंजीवाद की आलोचना में उसके अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का आधारभूत स्थान है। इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि किस प्रकार पूंजीपति श्रमिक वर्ग द्वारा उत्पादन धन की चोरी कर लेते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसके इस सिद्धांत में गंभीर दोष है। उसका यह मत एकदम गलत और भ्रमपूर्ण है कि वस्तु में विनिमय मूल्य की उत्पत्ति केवल श्रम के द्वारा ही होती है, जबकि वास्तविकता यह है कि इस मूल्य की उत्पत्ति में पूंजी, प्रबंध, भूमि और इनका बड़ा योगदान होता है। अतः पूंजीपति एवं प्रबंधक वर्ग विनिमय मूल्य के एक भाग को अपने पास रखता है तो इसे श्रमिक के धन की चोरी नहीं कहा जा सकता। भले ही मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का समाजवादी आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसने पूंजीवाद के विरुद्ध उस वर्ग संघर्ष को उग्र बनाने में मदद की है जो मार्क्स के राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक अनिवार्य शर्त है, किंतु आर्थिक दृष्टि से यह एक कपटपूर्ण सिद्धांत है। इससे मार्क्स के दर्शन में एक राजनीतिक छिछलापन है वो पैदा हुआ है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के संबंध में जो विचार दिए हैं वो भी आलोचक अपूर्ण और गलत मानते हैं। यद्यपि कार्ल मार्क्स ने 19वीं सदी के पूंजीवाद का अत्यंत विस्तृत और गंभीर विवेचन समाज के समक्ष, विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है, किंतु वह पूंजीवाद के भविष्य के विकास को समझने में असमर्थ रहे हैं। यही कारण है कि उसकी इस कमी के उसके बाद लेनिन ने पूर्ण करने की चेष्टा की, किंतु पूंजीवाद की मूल प्रवृत्ति को समझने में भी लेनिन से भूल हुई। मार्क्स और उसके अनुयायियों की इस धारणा को इतिहास ने असत्य प्रमाणित कर दिया कि पूंजीवाद अपनी कब्र है वो स्वयं खोदता है।
अर्थात पूंजीवाद में जो मौजूद अंतर्विरोध होते हैं उसे मृत्यु की ओर ढकेल रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आधुनिक युग में जो पूंजीवाद है वो अधिक शक्तिशाली व्यवस्था के रूप में उभर रहा है और इसने बिना युद्ध के पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्थाओं का सफाया कर दिया है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि पूंजीवाद में एक आंतरिक लचीलापन है और उसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया है। पूंजीवाद ने श्रमिक कल्याण की योजनाओं को लागू करके श्रमिक वर्ग को अपने लाभ में साझेदार बनाया है और उसके विरुद्ध वर्ग संघर्ष की भावना है वो वर्तमान समय में एक प्रकार से कमज़ोर पड़ने लगी है। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ न केवल पूंजीपतियों की संख्या में वृद्धि हुई है अपितु एक ऐसे विशाल और शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय हुआ है जो एक प्रकार से पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसका एक प्रकार से सहयोगी वर्ग है। कार्ल मार्क्स के जो राज्य संबंधी विचार हैं उनकी भी आलोचना आलोचकों द्वारा की गई है। मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति का वर्गीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है जो एक पक्षीय एवं पूर्वाग्रहों से युक्त है। इसकी तुलना में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत वो अधिक मान्य है। उनका यह मत भी त्रुटिपूर्ण है कि राज्य अपनी प्रकृति से ही वर्ग शोषण की संस्था है। वस्तुतः राज्य अपनी प्रकृति से समाज के जो सामान्य हित हैं उनकी रक्षा करने वाली संस्था है और आधुनिक युग में राज्य ने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को अपनाकर इस तथ्य की पुष्टि की है। मार्क्स का यह विचार असत्य सिद्ध हुआ है कि राज्य की सत्ता पर जब श्रमिक वर्ग का अधिकार हो जाएगा तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और राज्य की शक्ति है वो क्रमशः शिथिल पड़ जाएगी, मंद पड़ जाएगी। उसने राज्य विहीन साम्यवादी समाज की स्थापना की जो भविष्यवाणी की थी वो वर्तमान में उसकी कोई गुंजाइश हमें देखने को नहीं मिल रही। उसकी राज्य प्रकार से काल्पनिक है। वर्तमान समय में राज्य खत्म होने या विलुप्त होने की कगार पर न होकर शक्तिशाली हैं वो भी एक प्रकार से आलोचना के आधार हैं। लोकतंत्र और सर्वहारा के अधिनायक संबंधी जो विचार हैं वो भी त्रुटिपूर्ण हैं। कार्ल मार्क्स ने लोकतंत्र को पूंजीवादी शासन प्रणाली बताया है। वस्तुतः वह इसे पूंजीपतियों का लोकतंत्र कहता है और उसने इसके विरुद्ध सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का विचार दिया है जिसे वह सर्वहारा का लोकतंत्र कहता है। मार्क्स के विचार उसके वर्गीय पूर्वाग्रहों से युक्त हैं और इसलिए व्यवहार में त्रुटिपूर्ण और भ्रामक सिद्ध हुए हैं। मार्क्स जिसे पूंजीपतियों का लोकतंत्र कहता है वह वास्तव में ऐसी मध्यम वर्गीय शासन प्रणाली है जिसमें पूंजीपति और श्रमिक वर्ग दोनों वर्गों की भागीदारी होती है और इस लोकतंत्र ने श्रमिक कल्याण की योजनाओं को लागू करके इन दोनों वर्गों के हितों में उचित तालमेल भी स्थापित करने का प्रयास किया है। कार्ल मार्क्स के जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र के संबंध में जो धारणा है उसमें अंतर्विरोध है क्योंकि उन्होंने ये बताया कि श्रमिकों के प्रति लोकतांत्रिक जो प्रकृति की शासन प्रणाली है और क्रांति के बाद जो बचे हुए पूंजीपति एवं पूंजीवादी संस्कृति के प्रति निरंकुश तंत्रीय प्रणाली है। वस्तुतः एक ही शासन प्रणाली में एक ही साथ ऐसे दो विपरीत गुणों की कल्पना करना दोषपूर्ण है और व्यवहार में यह प्रणाली है वो एक प्रकार से असफल सिद्ध हुई है। संसार के सभी समाजवादी देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों ने सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का इस्तेमाल इस प्रकार से किया है कि यह न केवल पूंजीपति वर्ग के प्रति अपितु स्वयं श्रमिक वर्ग के प्रति भी अत्यंत कठोर शासन सिद्ध हुआ है और यही कारण है कि अनेक समाजवादी राज्यों में स्वयं श्रमिक वर्ग ने इस तथाकथित लोकतंत्र को ठुकराया है और उस उदारवादी लोकतंत्र को सहर्ष ग्रहण किया है जिसे मार्क्स ने पूंजीपतियों का लोकतंत्र कहा है। कार्ल मार्क्स के जो राष्ट्र संबंधी विचार हैं उनकी भी आलोचक हैं वो आलोचना करते हैं। मार्क्स के राष्ट्र व राष्ट्रवाद संबंधी जो विचार हैं उनकी गंभीर आलोचना की गई है। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र और राष्ट्रवाद को एक ऐसी पूंजीवादी अवधारणा बताया जिसके माध्यम से पूंजीपति वर्ग हैं वो सदैव ही श्रमिकों, मजदूरों और किसानों का भावनात्मक शोषण करते हैं। वस्तुतः मार्क्स ने राष्ट्र व राष्ट्रवाद की घोर उपेक्षा की है लेकिन उसके इन विचारों को स्वयं श्रमिक वर्ग ने भी नहीं अपनाया है। दोनों जो विश्व युद्ध हुए उनका इतिहास इस बात का साक्षी है कि राष्ट्रीय संकट की घड़ी में श्रमिकों ने अपने अपने देशों की जो बुजुर्ग सरकारें हैं उनके साथ पूर्ण सहयोग किया है। वास्तव में मार्क्स द्वारा राष्ट्र और राष्ट्रवाद की उपेक्षा तथा वर्ग संघर्ष पर बल ये दो ऐसे तथ्य हैं जिनका मिला जुला रूप गृह युद्ध के रूप में प्रकट हो सकता है और उसके इस सिद्धांत का सबसे गंभीर दोष जो है
वो ये है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक उथल पुथल व अस्थिरता को उत्पन्न करने वाला ये उनका सिद्धांत है। परिवार और धर्म की जो संस्थाएं हैं उनका आधारभूत महत्व है, लेकिन मार्क्स द्वारा स्त्रियों की स्वतंत्रता और पुरुषों के साथ उसकी समानता पर जो बल दिया गया है वह प्रशंसनीय है, लेकिन उन्होंने परिवार की संस्था का जो विश्लेषण मात्र आर्थिक आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। परिवार सामाजिक संगठन की एक सहज और प्राकृतिक इकाई होती है। यह बालक, युवा और जो बुजुर्ग पीढ़ियाँ हैं उनके बीच एक प्रकार से उचित सहयोग, तालमेल और सामंजस्य स्थापित करने वाली संस्था होती है। अपने सद्गुणों के कारण ही परिवार को नागरिकता की प्रथम पाठशाला है उसकी संज्ञा दी गई है। मार्क्स का मानना है कि समाजवादी समाज में परिवार का जो ढांचा है वो एकदम शिथिल हो जाएगा और साम्यवादी समाज में स्थायी जो विवाह संबंध है उसके ऊपर आधारित परिवार की संस्था का अंत हो जाएगा। लेकिन इतिहास ने उसके इस विचार को झुठला दिया है। समाजवादी समाज में परिवार के ढांचे में कोई आधारभूत अंतर हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं और परिवार विहीन समाज की धारणा एक कल्पना मात्र सिद्ध हुई है। तो परिवार और धर्म के संबंध में या विवाह के संबंध में कार्ल मार्क्स ने जो विचार प्रस्तुत किए थे वो भी एक प्रकार से उनकी भी आलोचकों द्वारा आलोचना की गई है। मार्क्स ने धर्म में निहित जो आडंबरवाद है, अंधविश्वास है, कर्मकांड है, उनकी आलोचना की है। उनका समर्थन तो हम कर सकते हैं, लेकिन उनके इस मत को स्वीकार नहीं कर सकते कि धर्म है वो पूर्णतः एक हानिकारक संस्था है या एक प्रकार की अफीम की गोली है। वस्तुतः मार्क्स ने जिस नास्तिकवाद का प्रतिपादन किया है वह स्वयं में संदेहास्पद है। अनेक आधुनिक जो भौतिक शास्त्री हैं उन्होंने विश्व का परम तत्व है वो प्रत्यय को बताया है और इस प्रकार उन्होंने एक निराकार और शाश्वत चेतना के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी है। वस्तुतः धर्म एवं मानव मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। धर्म ने व्यक्ति और समाज को नैतिक मूल्य प्रदान किए हैं और उन्हें अन्याय के विरुद्ध लड़ने की एक प्रेरणा और शक्ति प्रदान की है। मार्क्स का मानना है कि समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के साथ ही धर्म की संस्था का अंत हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत उल्टा। अनेक देशों में स्वयं समाजवादी व्यवस्था का अंत हो गया और इन देशों में धार्मिक भावनाएं हैं वो नए आवेग के साथ प्रकट हुई हैं। मार्क्स की यह भी भूल है कि उसने धर्म को शोषक वर्ग की संस्था के रूप में समझाने की चेष्टा की है और वह साधारणतया जनता के प्रसंग में धर्म की प्रभावशाली भूमिका को समझाने में असमर्थ रहा है। कार्ल मार्क्स ने ये बताने का प्रयास, आलोचक ये मानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की प्राप्ति के लिए क्रांति एक साधन हो सकती है, लेकिन विभिन्न समयों में सहयोग की जो भावना होती है वो भी किसी कार्यक्रम की प्राप्ति का साधन बन सकती है। सदैव ही हिंसक और अनैतिक साधनों द्वारा हम अपने साध्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कई बार हमें देखने को मिलता है कि समाजवादी जो आदर्श है उनके द्वारा भी हम अपने जो कार्यक्रम है उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की क्रांति के द्वारा ही कार्यक्रम की प्राप्ति का जो विचार है कार्ल मार्क्स का वो हमें संदिग्ध प्राप्त होता है या संदिग्ध दिखलाई देता है। इस आतंकवादी एवं क्रूर शासन के कारण ही अनेक पुराने समाजवादी राज्यों की जनता ने स्वेच्छा से पूंजीवादी व्यवस्था एवं लोकतंत्र को अपना लिया है। मार्क्स की क्रांति के संबंध में लास्की की धारणा को इतिहास ने सत्य सिद्ध किया है कि शक्ति के विष का कुप्रभाव सभी जानते हैं और यह स्वीकार करना कठिन है कि साम्यवादी लोग उसके इस कुप्रभाव से बचे रहें। पॉपर ने भी कहा है कि व्यवहारिक जो राजनीति की दृष्टि से मार्क्सवाद का संभवतः सबसे हानिकारक तत्व उसकी क्रांति संबंधी भविष्यवाणी है। इस प्रकार आलोचकों ने कार्ल मार्क्स के विभिन्न विचारों की कड़ी आलोचना की है। आगे के जो